हेलो स्टूडेंट्स, हम आईपीओ के सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे। मैं इस बार जो सब्जेक्ट उठा रही हूँ वो है लेबर लॉ पार्ट 2। आज हम यूनिट 1 दैट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट का बहुत ही बेसिक ग्राउंड कवर करेंगे, दैट इज़ उसकी इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट की इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी नेचर, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। ये दो रीजन से आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। पहला कि मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है ये एक्ट, किस माने बता रहा है। और दूसरा तुम्हारा ना मतलब अगर कोई 12.5 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसमें कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग तुम इंट्रोडक्शन दे दो मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो उसमें तुम कंटेंट अपना बढ़ा सकते हो। और कई बार ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनिमम वेजेस एक्ट की नेचर, पर्पस, ऑब्जेक्टिव दे दो, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन बनता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या एक तुम्हारा प्रोसीजर, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है 12.5 नंबर में, ठीक है। तो आज की क्लास इस रीजन से इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि भाई मिनिमम वेजेस एक्ट आया क्या था। देखो, हर एक्ट के लाने के पीछे ना कोई पर्पस होता है। कोई एक्ट ऐसे नहीं आता। तुम्हारा जो आईपीसी है वो किस लिए आया था कि भाई सारी क्रिमिनल लॉज को यूनिफॉर्मिटी करने के लिए, कोई कोडिफाई करने के लिए। क्योंकि जो अलग अलग रियासतें बटी थी, हर अलग प्रोविंस का ना अपना अलग कानून होता था। एक चोरी के लिए कोई हाथ काट देता था, कोई फांसी दे देता था, कोई जिससे चुराया सामान वो वापस दिला दो, ठीक है, कोई जेल होती थी। तो मतलब हर जगह अपना अलग ही कानून होता था, इसलिए उसको यूनिफॉर्म करने के लिए आईपीसी आया, ठीक है। ऐसे हर लॉ को लाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। इस लॉ को भी लाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस था ही। अब वो क्या था? देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट हमें नाम समझ में आता है क्या है। मिनिमम मतलब कम से कम, वेजेस मतलब तनख्वाह। कम से कम इतनी तनख्वाह तो देगा ही कौन? एम्प्लॉयर। किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। अब मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों आया था? देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, जो लेबर क्लास होती थी ना, उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता था। एक मुट्ठी अनाज के लिए उनसे पूरे पूरे दिन काम कराया जाता था, पूरे दिन की मजदूरी करी जाती थी। अब वो भी ये सोचते थे कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब अगर वो घर पे बैठ जाइए सोच के कि यार ये तो मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैं तो जा रहा काम पे, इतने से मतलब कुछ तनख्वाह भी नहीं मिल रही मेरे को, इतना सा अनाज मिल रहा है, मैं तो जाऊँगा। अब वो अगर ऐसी सोच रखेगा तो उसके घर वाले भूखे मरेंगे। तो वो इतने मजबूर होते थे तो उन्हें काम पे जाना ही पड़ता था, और एम्प्लॉयर उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया करते थे और उन्हें इतने से के लिए, इतने से अनाज के लिए इतना काम कराया जाता है, यानी क्लियर एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका। तो गवर्नमेंट इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, टू कर्ब द एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट द लेबर फोर्स, ये मिनिमम वेजेस एक्ट लाई थी। ये पास हुआ था 15 मार्च 1948, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लिस्ट निकाली, ठीक है। उस लिस्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स कवर करी और उस लिस्ट को बाद में नाम दिया गया था स्केड्यूल। यानी कि जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है ये सारी एम्प्लॉयमेंट्स पे कवर नहीं होता, यानी ये सारी एम्प्लॉयमेंट्स पे नहीं लगता। ये कहाँ लगता है? सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयमेंट में जो कि स्केड्यूल में कवर है, जिन्हें हम स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स ऐड करी और इसके दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में तुम्हारी 21 एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि 21 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स कवर कर ले। लेकिन पार्ट 2 में सिर्फ एक ही तरह की थी, वो थी तुम्हारी एग्रीकल्चरल। अब भाई पुराने टाइम में स्पेशली, इवन आज भी पुराने टाइम में तो स्पेशली हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर मेन था, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट 2 में सिर्फ पूरा एक पार्ट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही डिवोट करा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में दो पार्ट है, पार्ट 1 में 21, पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, ठीक है। और जितने भी एम्प्लॉयमेंट अगर स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होंगी उन सब के लिए गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मिनिमम वेजेस यानी कि मिनिमम तनख्वाह तय कर देगी। और वो तनख्वाह एम्प्लॉयर देगा हर हालत में। हर हालत में मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपेसिटी टू पे और नॉट। तू पे कर सकते हैं, यानी फर्क नहीं पड़ता, तूने उससे काम लिया, तुझे उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयर वेजेस देगा किसको? एम्प्लॉई को। तो आज की क्लास खत्म होने से पहले हमें ये तीन चीजें जाननी बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयर, वेजेस और एम्प्लॉई, कि भाई ये तीन कौन है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में कवर होने के लिए तीन कंडीशंस नेसेसरी है। पहला कि क्या वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होती है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होती है या नहीं। सेकंड कि क्या वो एम्प्लॉयर और वो एम्प्लॉई मिनिमम वेजेस एक्ट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो उस एम्प्लॉयर को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कैपेसिटी टू पे हैज टू पे मिनिमम वेजेस टू हिज एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम एम्प्लॉयर समझते हैं कि भाई वो कौन है। समझते हैं एम्प्लॉयर कौन है। फर्स्ट आ गया एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? देखो, जो कि हु एम्प्लॉइज अनदर पर्सन, ठीक है, जो किसी और पर्सन को काम पे रखता है, ठीक है। कैसे काम पे रखता है? हाउ? या तो थ्रू डायरेक्टली, खुद ही वो अपॉइंट करता है, ठीक है, या थ्रू समवन एल्स, यानी कि उसने कोई मैनेजर वगैरह रखे हैं, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि भाई तू हायर करेगा, थ्रू अनदर पर्सन। नेक्स्ट, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, या ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो हमने क्या समझा कि एम्प्लॉयर कौन होता है?
हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन, जो एम्प्लॉयर कौन है, जो किसी और पर्सन को एम्प्लॉई, जो किसी और पर्सन को काम पे रखता है, ठीक है। या तो कैसे काम पे रखता है, या तो डायरेक्टली, या तो वो खुद ही अपॉइंट करता है कि हाँ आज तू मेरे यहाँ काम करेगा, या थ्रू अनदर पर्सन, जो एचआर डिपार्टमेंट बनाया होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि तुम लोगों का काम है कि भाई एम्प्लॉयज लाना, उन्हें फायर करना, ये सब तुम्हारा काम है, ठीक है। फॉर हिमसेल्फ यानी कि ऑन हिज बिहाफ, कैसे, किस रीजन से, ऑन हिज बिहाफ या ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब वो जो पर्सन हायर कर रहा है वो खुद के लिए हायर कर रहा है, मतलब मेरा बिजनेस है, मैंने अपने लिए उसको हायर किया है, ठीक है। या ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का बिजनेस है, मैं उसके अंदर काम करती हूँ, मैं मतलब मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं उस पर्सन के लिए किसी को हायर कर रही हूँ, ठीक है, यानी मैं भी उसके अंडर काम करूंगी और जिसको मैं हायर कर रही हूँ वो भी उसके अंडर ही काम करेगा, ठीक है। तो फॉर हिमसेल्फ या ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, इसकी वजह से मैनेजर्स भी इस डेफिनेशन यानी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। एम्प्लॉयर में अगर ये चीज़ ना होती ना तो सिर्फ ओनर इंक्लूड होते हैं, यानी कि ओनर ऑफ द फैक्ट्री, किसी भी वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, ठीक है। लेकिन इसकी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मैं हायर कर रही हूँ किसी और को, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है इसकी वजह से, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन की वजह से, ठीक है, यानी मैं भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आऊंगी, ठीक है। अब 4 कैटेगरीज होती है एम्प्लॉयर में। कैटेगरी 1, अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री के केस में किसको एम्प्लॉयर माना जाएगा, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। यानी कि कौन सी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर हो रही है, ठीक है। सारी अब यहाँ सारी चीजें याद रखना कि हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होगी, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयमेंट पे कवर है जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो क्या है, अगर फैक्ट्री है तो उस केस में उस फैक्ट्री का मैनेजर, उसे हम एम्प्लॉयर मानेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, उस केस में हम किसको एम्प्लॉयर मानेंगे, या तो पर्सन अपॉइंटेड, या अगर वो नहीं है, अगर पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में पर्सन अपॉइंटेड यानी किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भाई तू देख रेख करेगा किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किसको फायर करना है, किसको तनख्वाह देनी है, ठीक है, ये सब तेरे काम है, पर्सन अपॉइंटेड। अगर वो पर्सन अपॉइंटेड इन केस नहीं है तो HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब मान लो अगर रेलवे है, ठीक है, तो उसमें पर्सन अपॉइंटेड है, अगर वो नहीं है तो रेलवे मिनिस्टर यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, उसको एम्प्लॉयर मानिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, तीसरी कैटेगरी आती है अगर लोकल अथॉरिटी वाला है, यानी कि तुम्हारा NDMC है, PWD है, उस केस में कौन होगा, वही चीज, सेम चीज, या तो होगा पर्सन अपॉइंटेड, ठीक है, किसी पर्सन को उस टास्क के लिए अपॉइंट करा है। अगर वो जस्ट इन केस पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो कौन होगा, HOD है, CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि हमने क्या समझा कि भाई अगर लोकल अथॉरिटी है तो या तो पर्सन अपॉइंटेड, अगर वो नहीं है तो CEO होगा, और चौथा केस मतलब मिसलेनियस है, ठीक है, एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें कौन कवर होएगा, जिस पर्सन को स्पेशली अपॉइंट करा गया है ये टास्क देखने के लिए कि भाई तू इनको हायर करेगा, वही सेम चीज़ है, ठीक है, कि जो भी पर्सन स्पेशली इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया, यानी कि जो भी मैनेजर वगैरह है उसको हम एनी अदर केस में उसको एम्प्लॉयर मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि अगर फैक्ट्री है तो मैनेजर हुआ, सेकंड अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो पर्सन अपॉइंटेड, अगर वो नहीं है तो HOD, तीसरा लोकल अथॉरिटी यानी जैसे तुम्हारी NDMC PWD है उसमें पर्सन अपॉइंटेड, अगर वो नहीं है तो तुम्हारा CEO, और चौथा एनी अदर केस। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सारे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ फैक्ट्री या गवर्नमेंट एंटिटी में कवर हो जाए, जो और कोई भी अदर केस है, कोई भी मिसलेनियस है, उसमें जो भी पर्सन अपॉइंटेड है कि टू हायर फायर उनको उनकी तनख्वाह उन सबको देखने का तेरा काम है, तो उसको हम एम्प्लॉयर मानेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर हो गया हमारा। अब सेकंड आता है हमारा एम्प्लॉई, आता है एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई कौन होता है, एम्प्लॉई भाई हमें पता है कि समवन हु इज हायर्ड फॉर कंसिडरेशन इन रिटर्न, ठीक है, मतलब कि जिसको हायर करा जाए फॉर कंसिडरेशन, मतलब कोई वो अमाउंट, वो कोई तुम्हारे लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, ऑब्वियसली दैट पर्सन एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, सो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ठीक है। तो भाई समवन हु इज एम्प्लॉयड फॉर कंसिडरेशन इन रिटर्न, ये होता है हमारा एम्प्लॉय। अब मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से क्या होता है एम्प्लॉय, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है कि समवन हु इज हायर्ड फॉर अ रिवॉर्ड, समवन हु इज हायर्ड फॉर अ, ये फॉर मतलब फॉर है, ठीक है, फॉर अ रिवॉर्ड, ठीक है, एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, तुम्हारा स्किल्ड हो गया, स्किल्ड लेबर हो गई, अनस्किल्ड हो गई, ठीक है, कोई स्किल्ड काम करता है, कोई अनस्किल्ड है, ठीक है, मतलब अगर कढ़ाई बुनाई का काम है स्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड मतलब माल ढोना वगैरह, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है सच, ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड, मैनुअल हाथ का काम है या क्लेरिकल है, ठीक है। तो क्या हमने समझा कि समवन हु इज हायर्ड फॉर अ रिवॉर्ड इंक्लूड्स स्किल्ड या अनस्किल्ड, मैनुअल या क्लेरिकल, ईदर एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड, ऐसी ना
कुछ भी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पॉइंट्स बना लो उसके। पॉइंट्स में वहाँ लिख के भी आओगे ना तो थोड़ा गैप वगैरह दे देना, तुम्हारा अच्छा खासा कंटेंट भी बढ़ जाएगा, मतलब शीटें तुम्हारा जो भरने का मेन टास्क होता है, ठीक है, वो तो हो ही जाता है, और मतलब पॉइंट से तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाता है, ठीक है। तो एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर। अब आउट वर्कर कौन होता है? आउट वर्कर मतलब वर्कर जो कि आउट है, मतलब कि जो तुम्हारी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा, कहीं और काम कर रहा है। मतलब जैसे वो नहीं होता तंबाकू, बीड़ी, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि किसी को मतलब इतनी उसको पत्ते और वो जो भी माल होता है वो उसको दे दिया जाता है, और वो घर में बैठ के बनाते हैं, उसकी मतलब पूरी फैमिली बना रही होती है, वो उस हिसाब से होता है कि जितनी मतलब तुम बीड़ियाँ बनाओगे उतने तुम पैसे ले जाओ, ठीक है, उस हिसाब से उनका कोई रेट फिक्स होता है। तो उस केस में वो कौन हुआ? आउट वर्कर, मतलब वो घर पे लेके जाके काम कर रहा है, वो जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे आउट, उसके बाहर जाके वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है आउट वर्कर, लेकिन क्या एक्सक्लूड करता है, मतलब क्या ये चीज़ इंक्लूड नहीं करता? तुम्हारी आर्म फोर्सेस, जो कि आर्म फोर्सेस हैं, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। तो हमने क्या समझा कि समवन हु इज हायर्ड फॉर अ रिवॉर्ड इंक्लूड्स स्किल्ड या अनस्किल्ड, मैनुअल या क्लरिकल, ईदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर बट एक्सक्लूड्स आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन की आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हम नहीं इंक्लूड करते। थर्ड आता है तुम्हारा वेजेस। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं वेजेस क्या है। वेजेस क्या है भाई? तनख्वाह है, कोई रेम्यूनरेशन है, ठीक है। इसके भी हम पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट, वेजेस क्या है भाई? रेम्यूनरेशन है, ठीक है। क्या हमने समझा? वेजेस क्या होती है? रेम्यूनरेशन होती है, जो कि केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड मतलब पैसों में कन्वर्ट होने वाली, उसको हम पैसों में एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, ऐसे उनकी वेजेस जो कि पेबल होती हैं आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर तुम काम करोगे तभी तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, कोई ऐसे तुम्हें फ्री में पैसे देने वाला नहीं है, राइट। तो तुम जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि भाई ये काम करोगे, तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना कि ये काम करोगे तो तुम्हें पेमेंट मिलेगी, तो पेबल आफ्टर फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करोगे तो तनख्वाह तुम्हें मिलेगी। नेक्स्ट, वेदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाला क्या चक्कर है? मतलब कि एक्सप्रेस ने किसी को बोला कि हाँ भाई तू मेरे यहाँ काम कर, मतलब 100 रुपये घंटा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई 100 रुपये घंटा के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, और मैंने उसको एक्सप्रेसली बोल दिया। या इम्प्लाइड, मैं अपने दोस्त को लेकर चली गई कि हाँ यार यहाँ काम करते हैं, तो जो मैनेजर था उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई आ गया, इसने काम कर लिया, उसको तनख्वाह दे दी, ठीक है। तो मतलब उसको कुछ अलग से उसने बोला नहीं था कि ये काम करोगे तभी तनख्वाह मिलेगी, उसने देखा कि हाँ भाई वो काम कर रहा है, नया बंदा आया, ठीक है, उसको पैसे दे दिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स में ना यूजुअली यही होता है कि कोई अपना दोस्त वगैरह को पकड़ के ले आता है, आ गया भाई काम कर लिया, ले जाओ अपनी तनख्वाह, ठीक है। तो वेदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड इंक्लूड्स एचआरए। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये चीज इसके अंडर इंक्लूड होती है। अब क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? एक्सक्लूड। फर्स्ट, अकोमोडेशन, ठीक है, वाटर या लाइट, मतलब तुमने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो जो घर बना रहे होते हैं वो उसी में ही रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब उसका मतलब जो लेबर है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, वो कहे कि भाई यार मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह तो दे रहा हूँ उसमें, अब तुम मेरे से वेजेस की मांग लो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं भाई ये चीज़ वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि अकोमोडेशन, उनको रहने की जगह देना, उनको पानी देना, वहाँ वो एक बल्ब लगा दे छोटा सा, तो ये सारी चीज़ें तुम वेजेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर अब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कि भाई ट्रैवलिंग अलाउंस। देखो ये सारी चीज़ ना याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना देखो अब अगर एम्प्लॉयर ये बोले कि भाई वो कहे कि मैं देखो ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को, तो भाई ये अगर इन सारी चीज़ों का टोटल करो तो ये मिनिमम वेजेस को एक्सीड करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो एक्सक्लूड वाली चीज़ें हैं तुम इनको हटा दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो रही है, और ये सारी 3 चीज़ें अब मिनिमम वेजेस से कम हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ना ये एक्सक्लूड वाले इंक्लूड से ज़्यादा बल्कि याद करना जरूरी है, इनको कतई मत भूलना कि भाई अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं भाई तो बेवकूफ़ बना रहा, ये तो मिनिमम वेजेस से भी कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक्सक्लूड वाले जरूर 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 याद रखना। तो पहली चीज़ क्या है कि भाई अकोमोडेशन, दूसरा हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, आने जाने का जो खर्चा मिलता है तुम्हें, तीसरा पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा, ठीक है, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या जो रिटायरमेंट की टूवर्ड्स अगर वो कुछ है अमाउंट वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगी। चौथा ग्रेच्युटी, ठीक है, ऑन डिस्चार्ज। नेक्स्ट आ गया कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस, मतलब कि अगर मान लो कोई उसमें है क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें अब तुम्हें अपने क्लाइंट को इधर उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना वाना खाना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर स्पेशल एक्सपेंसेस तुम दे रहे हो उसको, तो ये वेजेस में तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और सिक्स्थ, एनी अमाउंट जो कि स्पेसिफाइड है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि भाई अकोमोडेशन, वाटर, लाइट, इसका तुम नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू द नेचर ऑफ द जॉब, भाई जॉब की नेचर ऐसे है कि उसको स्पेशल एक्सपेंसेस देने ही पड़ेंगे क्योंकि क्लाइंट का भाई ये सब करना पड़ता है। तो स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब,
ठीक है, और कोई और अगर अमाउंट स्पेसिफाई कर देती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने आ जाती है, वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? देखो, तुम्हारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए मिनिमम वेजेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही तय करती है। तुम्हारा ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जानना जरूरी हो जाता है कि भाई कौन है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। MPRO, ठीक है, याद रखो MRPO। सेंट्रल में MRPO यानी कि तुम्हारी मिल्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ऑयल फील्ड। तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चीज देखती है, MRPO, मिल्स, रेलवे, पोर्ट और ऑयल फील्ड। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है? MRPO, MRP कैसे MRP और एक और आगे लगा दो। ठीक है, मिल्स, रेलवे, पोर्ट और ऑयल फील्ड। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, और बाकी सारी एम्प्लॉयमेंट स्टेट का जिम्मा है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, वेजेस क्या है और तुम्हारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अब हमने समझना है नेचर और ऑब्जेक्टिव वो सारे ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब आता है इसके सेलेंट फीचर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव। इसके मैंने तुम्हें नोट्स बना के दिए हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए कि भाई तुम्हें एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प हो जाएगी। तो एक एक करके पॉइंट समझाना इतना टाइम वेस्ट है। एक बार पॉज करो और आसानी से एक बार नोट डाउन कर लो, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये यही कहता है कि भाई एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल है कि भाई पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, हमने पढ़ा था। और ये वाला एक्ट सिर्फ सारी एम्प्लॉयमेंट्स को कवर नहीं करता, सिर्फ उन्हीं को जो कि इस स्केड्यूल में दी हुई है। प्लस कि सर्टेन केसेस में अगर गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है तो वो किसी और एम्प्लॉयमेंट को स्केड्यूल में ऐड कर सकती है, यानी अब उस पर भी उस दिन से मिनिमम वेजेस एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो टाइम रेट, पीस रेट, ये सब दिया हुआ है, ये हम अगली से अगली क्लास में समझेंगे कि ये सब क्या है। अभी के लिए बेसिक सिर्फ इतना ही समझ लो कि भाई जब गवर्नमेंट वेजेस फिक्स करती है ऑब्वियसली वो साथ में एक टाइम पीरियड भी फिक्स करती है कि इतने टाइम के लिए इतनी वेजेस हैं। अगर कोई पर्सन मान लो जैसे 8 घंटे टाइम पीरियड फिक्स किया है, तो अगर कोई 8 घंटे से ऊपर काम कर रहा है तो भाई अब उसको ओवर टाइम रेट के हिसाब से तुम्हें वेजेस देनी पड़ेगी। और ये अलग होता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग लोकेलिटीज़ के लिए अलग अलग वेज ऐसे सेट किया जाता है बेस्ड ऑन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जैसे कि बिहार है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली कम होगा कंपैरेटिवली टू मुंबई। ठीक है, तो उसके हिसाब से वेजेस सेट की जाती है, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप आता है, इसमें मैंने केस लॉ दिया हुआ है क्योंकि लेट्स फेस इट, यू आर लॉ स्टूडेंट, यू आर सपोज टू राइट अ केस लॉ। ठीक है, इसमें यही है सुप्रीम कोर्ट, ये जो यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आगे भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में भी ये केस लॉ आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बस ये वही बताते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन को कर्ब करने के लिए एक्ट आया था, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सेट कर सकती है जो कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में दी हुई है। वही बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार वीडियो पॉज कर लो और आसानी से सारे पॉइंट्स देख लो।